नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद के हंगामेदार मानसून सत्र के बीच सांसदों के निलंबित किए जाने की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़ा है। उन्हें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की ओर से बुधवार को इस पूरे हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आप सांसद संजय सिंह सदन के भीतर गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले को उठा रहे थे। एक रिपोर्ट देखते हैं। शराब बैन है, वहां जहरीली शराब ने 55 लोगों की जान ले ली। सांसदों ने सवाल किया तो निलंबित कर दिया। भारत में महंगाई चरम पर है, ये पूरा देश जानता है। सांसदों ने सवाल किया तो निलंबित कर दिया। सही तो कहते हैं मोदी जी, जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो उन्होंने 8 साल में कर दिया। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में होती है कि सरकार अपना काम करे और विपक्ष अपना। लेकिन अगर विपक्ष की आवाज को बंद किया जाएगा तो बताइए कौन सा लोकतंत्र रह जाएगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक मुद्दों पर जरूरी होती है, लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस देश में विपक्ष रहेगा या नहीं। क्या विपक्ष जनता के मुद्दे उठा पाएगा या नहीं। जय हिंद साथियों, मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया। एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई। तारीख 26 जुलाई 2022। हिंदुस्तान की संसद के इतिहास में अनेकों घटनाएं हुई, लेकिन जो 26 जुलाई 2022 को हुआ वो भूला नहीं जाएगा। महंगाई के साथ अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तारीख 27 जुलाई 2022। इस तारीख को भी याद कर लीजिए। जिस गुजरात में शराब बैन है, ठेके नहीं खुलते, वहां जहरीली शराब पीने से 55 लोगों की मौत हो गई। संसद में जब आप सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर मौजूदा सरकार से सवाल पूछा तो उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। A member suspended under this rules and forthwith quit the personates of the council। मेरा आग्रह है, चेयर ये अनप्लीजेंट टास्क नहीं करना चाहता। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। अलाउ द डिस्कशन। इस सदन ने रिजोल्यूशन लिया है कि क्वेश्चन आवर को चलने देंगे। माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय संजय सिंह जी, गो बैक टू योर सीट। आई एम अगेन वार्निंग यू। मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर रहा हूँ आपसे निवेदन के लिए। चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी के सांसद सदन का समय खराब कर रहे थे, लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने जो सवाल पूछा वो तो जायज है। जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, जब देश के गृह मंत्री गुजरात से हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो फिर गुजरात में ये जहरीली शराब की खेती कौन कर रहा है? कौन उस जहरीली शराब को जनता को परोसने में मदद कर रहा है? जय हिंद साथियों, मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया। एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई। नकली शराब पीने के कारण उस प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पे, वहां पर 55 लोगों की जान चली गई, 55 लोगों की मौत हो गई और अभी भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैंने उनका मुद्दा सदन के अंदर उठाया राज्यसभा में, कल भी आवाज़ उठाई, आज 267 के तहत नोटिस दिया। बार बार मैंने चेयर से मांग की, सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पे जवाब दें। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, वो आएँ और बताएं कि नकली शराब का धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है, कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज़ संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अभी तक 53 सांसद गिरफ्तार और लगभग 24 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। निलंबित सांसदों में 4 लोकसभा सांसद तो 20 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। फिलहाल निलंबित सांसदों ने तय किया है कि वो अब 50 घंटे तक गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे और सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन इन सब के बीच हमारा सवाल ये है, क्या सांसदों को निलंबित करने से समाधान हो जाएगा? क्या वो प्रदर्शन करना बंद कर देंगे? क्या सांसदों को निलंबित करने की यह परंपरा लोकतंत्र के लिए घातक तो नहीं होगी?
आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। लगातार सदन में गतिरोध जारी है और अगर संजय सिंह बेरोजगारी, महंगाई से भी अलग गुजरात में शराबों से, नकली शराब से हुई मौतों के मामले पर अगर बात रखना चाह रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे, तो क्या ये भी असंसदीय है? क्या ये भी सदन में हंगामा बरपाने जैसा है? क्या वाकई में सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा या सरकार जो जवाब देगी वो अपनी मर्जी से देगी? और फिर अगर ऐसा होगा तो कैसे सदन चलेगा? कैसे लोकतंत्र की बेहतरी के लिए सवाल होंगे, जवाब होंगे और सदन में चर्चा होगी? और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 4 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे बीजेपी से, सुधा मिश्रा कांग्रेस से, प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नकुल चतुर्वेदी। आप चारों का स्वागत। शबनम जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। शबनम जी, संजय सिंह तो सवाल पूछ रहे थे और वो सवाल न महंगाई का था न बेरोजगारी का था, बिल्कुल ज्वलंत सवाल था कि गुजरात में शराबबंदी लागू हो है, शराबबंदी है और उसके बावजूद नकली शराब बिक रही है और वहाँ आदमी मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? इस पर आपने ये किया कि सदन से निष्कासन कर दिया। तो क्या कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा सत्ता पक्ष से? सत्ता पक्ष इतना नाराज क्यों है? चंद्रशेखर जी, सबसे पहली बात, सवाल पूछने से किसी को मना ही नहीं है। सदन में कार्रवाई होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। ये आज से नहीं, लगातार लंबे समय से ये परंपरा चल रही है। पर सदन में ये भी परंपरा है कि अगर सदन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में कोई बाधा करे, हंगामा करे, वेल में आकर सभापति के ऊपर कागज फेंके, तमाम ऐसी चीजें करें जो कि सदन के आचरण के खिलाफ हो, तो उसको जैसे राज्यसभा है तो उसके रूल बुक के नियम 255 और 256 के तहत उन सदस्यों पे सभापति कार्रवाई कर सकते हैं। और लोकसभा में भी इसी के अनुसार 373 और 374 नियम के तहत कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से संजय सिंह जी ने सभापति के बार बार बोलने पर भी वो अपने जगह पर बैठे नहीं, आसन के पास आकर उन्होंने कागज के टुकड़े उन पर फेंके और जिस तरीके से हंगामा बरपाया, प्रश्न पूछने का तौर तरीका और एक अनुशासन सदन में शुरू से रहा। और कोई पहली बार सदस्यों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, निलंबित नहीं किया गया। इससे पहले भी अगर आप इतिहास देखिए तो 15 मार्च 1989 में करीबन 63 सदस्यों को, सांसदों को बाहर निलंबित किया गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या पर जो ठक्कर कमीशन है उसकी रिपोर्ट पेश की जा रही थी और उस दौरान भी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सदन को चलाने में, उसके बाद आपने इतिहास रचा। जब सुमित्रा महाजन स्पीकर थी तब आपने पूरी कांग्रेस को निष्कासित कर दिया सदन से 374 में। देखिए, तब आपने भी इतिहास रचा। अगर विपक्षियों को आचरण सदन में करना ना आए, सदन की कार्रवाई में किसी न किसी तरीके से सदन की कार्रवाई ना चलने दे, तो ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए, ये सवाल दरअसल कहाँ पूछे जाएंगे? अगर सदन में ही ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं तो कहाँ पूछे जाएंगे? शबनम जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, सदन में सवाल पूछे, इससे हमने कहीं मना नहीं किया, लेकिन सवाल तो अनुशासित रहकर पूछा जाता है, जैसे हम विपक्ष में थे और इनकार किया नहीं, हाँ किया नहीं, ये बात है। मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी, संजय सिंह क्या गलत पूछ रहे थे जो निष्कासित कर दिया 7 दिन के लिए? और क्या लगता है कि अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो क्या सवाल नहीं उठेगा? सवाल तो फिर भी उठेगा।
बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने ये जो डिबेट रखी आज की, ये जनता को इस बात की जानकारी हो कि जिसको आपने सरकार बनाने का केंद्र में अपना वोट देकर भेजा कि आप संसद में जाओ, जहां पे प्रधानमंत्री माथा टेकने के बाद संसद को मंदिर कहते हुए अंदर चूमते हुए अंदर को जाते हैं, वहां पे अगर एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो है, जो राज्यसभा सांसद है, एक पार्टी का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, वो जनता की आवाज अगर पूछता है, जो 276 के तहत एक सांसद का अपना अधिकार होता है, उस अधिकार का उपयोग करते हुए अगर स्पीकर से कहता है कि जो मेरा जो सवाल है इसको आप सरकार से लें, तो इसको शबनम जी अभी जनता ये बता रही हैं कि ये उनका तरीका गलत था। तरीका तब गलत होता है जब संसद के अंदर सरकार जो है वो मौका न दे विपक्ष को आवाज पूछने का। अगर गुजरात के अंदर 55 लोगों की मृत्यु हुई है, 1949 से वहां ड्राई है, वहां पे शराब पूरी तरह से बैन है, और ज्यादातर पिछले कई वर्षों से, कई टर्म से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसकी सरकार में कौन कमीशन लेकर वहां पे शराब, नकली शराब, लिथियम, पता नहीं क्या क्या, मिथाइल वगैरह क्या क्या बेच रहा है, जो केमिकल थे जो लोगों ने पिए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसका सवाल संसद में पूछने के लिए सांसद संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद और जनता का प्रतिनिधि है, तो इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार में बैठी है मोदी सरकार, वो बाध्य है। वो अगर जवाब नहीं दे पा रही है तो इनके पास जवाब नहीं है। आपको याद होगा 3 फरवरी 2021 को जब देश में काला कानून लाया गया था किसानों के खिलाफ, उनकी भी आवाज उठाने के लिए, उनकी भी आवाज बुलंद करने के लिए जब स्पीकर तक पहुंच गए, जब उनकी कान में आवाज नहीं जा रही थी, तब सांसद संजय सिंह टेबल पे चढ़ के स्पीकर पे पहुंच के जब माइक पकड़ने लगे तो तब इनको सस्पेंड कर दिया गया। बाद में वही 3 काले कानून जो मास्टर स्ट्रोक कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको वापस लेना पड़ा। तो ये जो 55 जो हत्याएं हुई है, इसको हत्या का संज्ञान देना चाहिए। जो जिस गुजरात में ड्राई है, पूरी तरह से शराब बैन है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या रिश्वत लेके उस शराब को वहां बिकवा रहे हैं? अगर ये सवाल पूछा गया तो स्वाभाविक तरीके से, क्योंकि मोदी जी का गुजरात है, अमित शाह जी का गुजरात है, ये बार बार कहते हैं हम गुजराती हैं, हमसे अच्छा सरकार को नहीं चला सकता, तो सवाल का जवाब तो इनको देना चाहिए। सस्पेंड करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जनता की आवाज पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी क्या इससे डर जाएगी? ठीक है, एक हफ्ते के लिए आपने सस्पेंड किया है, हम सड़कों पे आप इसकी बात उठाएंगे, फिर एक हफ्ते के बाद फिर आप ठीक है प्रीतपाल जी, आप एक नहीं 200 बार भी सस्पेंड करेंगे तो आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं। प्रीतपाल जी, सुधा मिश्रा जी, संसदीय परंपरा में निलंबन शबनम जी कह रही थी पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो तरीका शायद इस बार थोड़ा सख्त है। क्या लगता है कि ये निलंबन क्या संवाद या जनता के सवालों को कहीं ना कहीं बाधित नहीं कर रहे हैं? क्या जनता की बात नहीं होनी चाहिए सदन में? जी चंद्रशेखर जी, पहले बहुत बहुत आपका आभार आज के इस डिबेट के लिए। ये जनता को जानना बहुत जरूरी है। मैं अपनी स्टार्टिंग बातों की करूंगी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी के शब्दों के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई जाती है वो भी लोकतंत्र का हिस्सा होता है। अब तब ये लोकतंत्र का हिस्सा था और आज जो विरोध और सवाल पूछ रहे हैं वो बाधावादी बन गए। दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र। आप जनता को, देश को बताना क्या चाहते हैं? सदन में आप कोई बात नहीं सुनेंगे, आप इतना मजबूर कर देंगे कि व्यक्ति अपनी बात सुनाने के लिए अन्य स्तर तक पहुंच जाए, क्योंकि आपने कान में अपने रुई डाल रखी है, कुछ सुनना ही नहीं है, ना जनता की आवाज ना हमारे सवाल। जिस जनता ने जहां पे लोगों को चुन के भेजा है कि हमारे बारे में बात हो, आपने उन बातों को सुनना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि महामहिम बैठे हुए हैं, उनको सुनना ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कि संविधान भी एक ऐसी चीज है जो हमें अधिकार देती है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, अपनी बातें रखने का, लेकिन ये अपने आप को उससे भी ऊपर रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कल गिरफ्तारियों के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत भी मंजूर करा दी। तो ये भूल जाएं इस बात को कि ये संविधान के ऊपर है।
बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया इस देश को, वो संविधान इस देश को वापस उन स्थितियों में ले आएगा जिसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। तानाशाही को जिस तरह इन्होंने सदन के अंदर, सदन के बाहर, पूरे देश में एक रूप में लागू कर दिया। 2 व्यक्ति है जो देश चला रहा है और बाकी लोग रटी रटाई बातों को बोल दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो एक पाठ पढ़ाया गया है, यही बोलना है, इतना बोलना है, उसके आगे कुछ नहीं। आपके ही नेताओं ने जब कहा कि लोकतंत्र का हिस्सा है, जब हम किसी प्रक्रिया को बाधित करते हैं क्योंकि उससे नए प्रश्न और नए उत्तर निकल के आते हैं, लेकिन चूंकि आप सरकार में आ गए तो आपको वो सभी बाधावादी लग रहे हैं और सबका व्यवहार, आचरण आप लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हो। आप बताओगे कि कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, आपके अकॉर्डिंगली विपक्ष अब एक्ट करेगा। एक्ट आप लोग कर रहे हो, हमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम जनता की आवाज को वहां पे सदन में बहस करना चाहते हैं, लेकिन आप उन मुद्दों को, उन बातों को, गुजरात को लेके प्रश्न हुआ, जाहिर सी बात है आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपको सुनना चाहिए, लेकिन नहीं, तानाशाही शब्द को रोक सकते हो आप, लेकिन जो व्यवहार है वो जनता तक जरूर जाएगा और विपक्ष इससे डरने वाली नहीं है। ठीक है, हमारे सहयोगी नकुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। नकुल, पहले 4, फिर 19 और अब 1, अगर ये सिलसिला 12 अगस्त तक लगातार जारी रहा तो फिर जो सवाल हैं वो कैसे होंगे? नकुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है। शबनम जी, जो सुधा जी ने कहा, जो प्रीतपाल सलूजा जी ने कहा, क्या लगता है कि जायज सवालों को उठाना भी वहां पर क्या ठीक नहीं है? क्या वहां पर गलत है? जनता की बात करना गलत है? देखिए चंद्रशेखर जी, प्रीतपाल जी ने कहा कि पीएम जब अंदर जाते हैं तो माथा टेक कर जाते हैं, एक सम्मान का भाव दिखाते हैं और वो सम्मान का भाव का पाठ भी पढ़ाते हैं विपक्षियों को। जो विपक्ष शान से कह रहा है, टेबल पर चढ़कर वो प्रश्न पूछ रहे थे, प्रीतपाल जी इस बात को कह रहे हैं शान से, तो निश्चित तौर पे टेबल पे चढ़कर प्रश्न पूछने की आजादी मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारे सदन में किसी को मिला है। जिसने भी इस तरीके के कार्य किए हैं उन्हें निलंबित किया गया है या उन्हें प्रश्न पूछने का मौका नहीं। प्रश्न हर कोई पूछता और तमाम लोग पूछ सकते हैं। आप गुजरात का क्या, अब पंजाब और दिल्ली का भी पूछिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नाबालिग लड़कियों के कपड़े क्यों खोल दिए गए थे। आप पंजाब का भी पूछिए कि पंजाब में आए दिन हत्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप राजस्थान का भी पूछिए कि राजस्थान में एफआईआर क्यों नहीं लिखा जाता रेप के बाद। आप किसी भी प्रदेश का, गुजरात का भी पूछिए। हम सारे सवाल पूछ रहे हैं, हम सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज आपका क्रम है जवाब देने का। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सबका सवाल पूछे, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन टेबल पर चढ़कर कागजों को मुंह पर फेंक कर इस तरीके से नहीं होती। संविधान ने आचरण बताया है और आचरण संविधान के अनुसार करना है। हम आचरण नहीं बता रहे, संविधान ने क्यों ये नियम लागू किया है, 255 और 256 क्यों संविधान ने लागू किया, शायद इसी के लिए किया है। तो हमने कोई संविधान नहीं बनाया है कि हम अलग से कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जो संविधान के अंतर्गत है उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब देश के बड़े परिवार से ईडी पूछताछ करे तो एक पार्टी के लोग सत्याग्रह, झूठाग्रह की जगह सत्याग्रह कर रहे हैं। उस सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया उसको बदनाम करने का काम करते हैं। सामान्य व्यक्ति से ईडी पूछताछ करे या विपक्षी पार्टी, जब मोदी जी से ईडी पूछताछ करती थी, अमेरिका तक कॉन्स्पिरेसी इन्होंने किया, तब कोई सत्याग्रह नहीं करने आए इनके पार्टी के लोग। आज जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी से प्रश्न पूछा जा रहा है, आपत्ति इनको होती है। हम तो कहते हैं अगर आप सच्चे हो तो जवाब दो, ये आपत्ति सड़कों पे क्यों दिखाने की जरूरत। अगर आप इस तरीके से सदन से लेके सड़क तक आप सोचेंगे कि भ्रष्टाचार का बोलबाला करेंगे, तो ये यहाँ कानून का राज है देश में और संविधान का राज है। कानून और संविधान के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन प्रश्न तमाम लोग पूछ रहे हैं और पूछते हैं, उससे सरकार को कहीं कोई नहीं है। गुजरात सरकार कार्रवाई करेगी, जांच करेगी। लेकिन आप लगातार निलंबन होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आते हैं। मैं प्रीतपाल जी आऊंगा, सुधा जी आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, शबनम जी मैं आऊंगा, शबनम जी मैं आऊंगा, शबनम जी मैं आऊंगा आपके पास। नकुल, क्या लगता है, पहले 19 पहले 4 फिर 19 फिर 1, क्या लगातार बदस्तूर ये जारी रहेगा?
देखिए, अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए और करीब से समझने की कोशिश की जाए तो मैं मानता हूं, और हम इस चीज़ का जिक्र कर भी रहे हैं कि जो तमाम और विपक्षी दल हैं, मान लेते हैं कि वो संसद की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार ये सोच रहे थे कि मानसून सत्र ना चल पाए, सरकार कोई नया कानून ना ला पाए। हम ये मान लेते हैं वो ऐसा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन संजय सिंह ने जो सवाल पूछा, उस सवाल के बाद उनका निलंबन कर देना, ये तो कहीं भी सही नहीं दिखाई देता। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो गुजरात जहां शराब बैन है, जहां की शराब बैन होने की दुहाई पूरे देश में दी जाती थी। आपको याद होगा 2014 से पहले ये बताया जाता था कि गुजरात में देखिए कितना बड़ा विकास हुआ है, गुजरात में शराब भी नहीं मिलती है, गुजरात में पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आज जब उसी गुजरात में जहरीली शराब परोसी जा रही है, तो क्या देश के सांसद को ये हक नहीं कि वो सवाल पूछे सरकार से? महंगाई वाले मुद्दे पर मैं मानता हूं सरकार का ये कहना है कि निर्मला सीतारमण अभी नहीं आई हैं, वो बीमार हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लेकिन गुजरात जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, जहां पर 55 लोगों की जान चली गई, आप मानते हैं क्या 55 लोग काउंटिंग नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तान के लोग उस व्यवस्था में मारे गए हैं जिस व्यवस्था में सरकार ने, कानून ने और संविधान ने ये बता दिया है कि यहाँ पर शराब नहीं मिलेगी, आपको शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शराब पीकर अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन उसी राज्य में शराब पीने से 55 लोगों की मौत हो जाती है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, बहुत ज्यादा। प्रीतपाल जी, मैं सुधा जी आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, हमारी बहन अभी शबनम जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि अभी प्रीतपाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ माथा चूम के जाते हैं, वो मंदिर मानते हैं, ये आचरण सबको करना चाहिए। तो क्या आचरण एक तरफ से होगा? मंदिर मानने का ये मतलब हो गया वहाँ भगवान स्थापित है और पूरे देश की जगह मंदिर के रूप में वहाँ पे होती है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे लिए कानून, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं है वो वहां से संसद से पास हो। तो संजय सिंह अगर 55 मौतों पे अगर पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था, तो वो जनता का ही सवाल था, इनको पीछे नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है देश के भीतर, इनको शायद याद नहीं है 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो इन्हीं के ही मंत्रियों ने पूरा मानसून सत्र नहीं चलने दिया। तकरीबन 40 दिन का सत्र था, एक दिन वो सत्र नहीं चलने दिया। उसके बाद जब जेटली जी से और सुषमा स्वराज जी जो स्वर्गीय आज हमारे आपके बीच में नहीं, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप सत्र क्यों नहीं चलने दिया, कितने बिल लंबित हो गए, कितने लोगों के काम रुक गए, देश का काम रुक गया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चलने दूंगा, मैं इस सरकार को दफन कर दूंगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आचरण दिखाया है, जो टेबल पर चढ़े हैं, अपने टेबल पर चढ़ गए, स्पीकर तक के पास पहुंच गए, माइक नोच दिया, पेपर फाड़े। अगर शायद शबनम जी को वो दृश्य याद नहीं होगा, यहाँ तक कि संसद के भीतर 2013 में नोट तक इन्होंने लहराए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो ये वो चीजें भूल चुके हैं। इनके अपने आचरण में ये जो करे वो भला और जो दूसरा करे वो बुरा। तो ये सब देश में नहीं चलने वाला। वो संसद है, वो देश का मंदिर है, हर एक व्यक्ति की बड़ी आस होती है संसद के भीतर। तो जनता के लिए सवाल पूछने पे अगर आप सस्पेंड करोगे तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो डरने वाले नहीं है। एक बार नहीं, 200 बार करोगे, हम 200 बार नहीं 2000 बार पूछेंगे। आप 2000 बार हमको सस्पेंड करोगे और हम जनता की आवाज संसद, सड़क से लेकर संसद तक पूछने का काम करेंगे। शबनम जी, इस पे आप जवाब। ठीक है सुधा जी, अगर जनता के सवाल संसद में नहीं पूछे जाएंगे तो आखिर पूछे कहाँ जाएंगे? जी चंद्रशेखर जी, मुझे 2 मिनट का वक्त मिलेगा? जी जी, बहुत बहुत। अभी हमारी बहन शबनम कह रही थी कि किस बात का डर है। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बात का डर है? बहस को क्यों रोका जा रहा है? बाहर अगर हम प्रदर्शन करना चाहते हैं तो क्यों रोका जा रहा है? आखिर जो राजा है और बाकी सब रंग हैं, तो वो क्यों सशंक है, रोकता आवाज है, छीनता परवाज है? ऐसा क्या है उस राजा के मन में जो जनता के बीच, जनता की चीजों की, जहाँ पे दूध दही से लेके मृतक अंतिम संस्कार तक पे आपने जीएसटी लगा दिया, उसके बाद जब वो प्रश्न के रूप में आना चाहता है तो कौन सा डर है आपके अंदर? वो कौन सी भीत है कि अफीम देते हो धर्म का, बनते हो करीम? जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप लगाते हो निलंबन। जो देना होता है सपने, तो सपने चुरा लेते हो आप जी, रुपए को गिरा देते हो आप।
जनता को भरवा देते हो आप, झोले में 2 किलो रख के झोले में चेहरा दिखा देते हो आप, उसमें आपको पैसे खर्च नहीं होते हैं। तो ये जो नमक तेल की राजनीति करते हो और फिर कहते हो कि नमक खाया है तो नमक चुकाओ, इस राजनीति पे प्रश्न पूछने वालों को किस तरह से अपना डर दिखा के, महाराष्ट्र में आप ईडी का डर दिखा के, अचानक जैसे ही आपकी सरकार बन जाती है, आपके अनुसार बन जाती है, ईडी एकदम वहां से हट जाता है, ईडी का काम खत्म हो गया, अब ईडी कहीं और काम करेगी। ये कौन सा तरीका है आपका शासन चलाने का? और उस पे आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ तो कुछ का साथ कुछ का विकास। जो बिल गेट्स के बाद अडानी पहुंच जाते हैं, हमने बचपन से लेकर अब तक सुना था कि एकमात्र व्यक्ति है जो धनी हो रहा है, लेकिन अचानक आपके आते ही अडानी ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ हंगर का रेट नीचे, स्वतंत्रता में प्रेस की हम नीचे, हर स्थिति में हम नीचे पहुंच जाते हैं। वो ग्राफिक कहाँ से आता है? कैसे कर रहे हो आप लोग? रुपए जिसपे आपने कहा था कि देश का रुपया कैसे गिर सकता है, मैं जानता हूँ, मैं एक राज्य चला रहा हूँ, रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। मैं आज पूछ रही हूँ उस देश की जनता होने के नाते कि आप राज्य सरकार चलाते थे, आप मुख्यमंत्री थे, तो आपको मालूम था, आपने उसकी तीव्र गति कर दी, रुपया आपने गिरा दिया। अरे कम से कम जो कथनी और करनी में आपको फर्क करना था वो तो करते, जो आप कह रहे थे वो तो करते। देश की अर्थव्यवस्था जो कि टॉप पे चल रही थी उसको लाके नीचे कर दिया। आपने किया क्या? काला धन भाइयों एवं बहनों देश में आएगा, आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा। भाइयों बहनों कुछ तो सोचो, काला धन कहाँ गया? और स्विट्जरलैंड के बैंक और बड़े हो गए और ज्यादा धन हो गया। इन सारे प्रश्नों को हम करना चाहते हैं तो आपका निलंबन, आपके पास हो सकता है तो आप दिखा रहे हो, सारी आपकी की हुई चीजें सही हो जाती हैं और विपक्ष का किया हुआ हर चीज गलत हो जाता है। जनता इसको देख रही है और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके किए गए कृत्यों का जनता जवाब चाहेगी और आप जवाब दे नहीं पाएंगे। रटी रटाई शब्दावली का प्रयोग करके अपने जो आपने किया है उन शब्दों को असंसदीय बता के संसद में बहस भले न कराओ, जनता सब देख रही है। हर बार उसको आप इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है नकुल, क्या लगता है कि आगे निलंबन जारी रहेगा? क्या अपडेट है सदन के बारे में? अगर जिस तरह का विरोध चल रहा है, सांसद लगातार 50 घंटे आगे विरोध करने वाले हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए संसद की तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ और 18 जुलाई के बाद अभी तक 20 सांसदों का निलंबन ये बताता है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार ने कई बिल लाने की तैयारी की है इस मानसून सत्र में और सरकार ये चाहती है कि उन बिलों को बहुत तेजी से लाकर पास करवा दिया जाए। लेकिन जब विपक्ष महंगाई जैसे मुद्दे उठा रहा है, जीएसटी जैसे मुद्दे उठा रहा है, जब दूध दही पर जीएसटी लग रही है, तो सरकार ने एक अच्छा तरीका अपना लिया है, जिस तरीके को आप देख रहे हैं और आपके सामने भी है। ये समझ आ रहा है कि सरकार ने आवाज को दबाने का एक कानूनी तरीका निकाल लिया है। ठीक है, संविधान में लिखा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है नकुल, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सदन लगातार बाधित है और 32 विधेयक इस बार सदन में आने हैं। अब ऐसे में कैसे सब कुछ होगा? प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान जनता का इस समय हो रहा है और जो सवाल महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर पूछे जाने हैं, वो वाजिब सवाल और जायज़ सवाल भी इस समय सदन में नहीं हो पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी सवाल किए जा रहे हैं, निलंबन की कार्रवाई हो रही है और अगर इसी तरह निलंबन होता रहा तो आखिर जनता के सवाल कैसे होंगे? जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? और क्या 8 साल के दौरान जो उल्लेखनीय तरक्की हुई है, जैसा कि सत्ता पक्ष कहता है, तो फिर सवाल सुन लेने में और उनका जवाब देने में आखिर हर्ज कहाँ पर? गुजरात में नकली शराब से मौतें हो जाती हैं। सदन में संजय सिंह सवाल करना चाहते हैं, लेकिन जवाब के नाम पर उन्हें मिलता है निष्कासन और निष्कासन और निष्कासन।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शबनम पांडे जी, क्या सवालों का यही जवाब है निष्कासन? देखिए चंद्रशेखर जी, सवाल पूछने के लिए अनुशासित होकर निश्चित तौर पे सवाल पूछना होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही, मेरी पार्टी नहीं कह रही, ये संविधान कहता है। और संविधान के अंतर्गत रहते हुए जो नियम कानून बनाए हैं, अगर कानून का राज है तो कानून के राज के तहत चलना होगा। लेकिन विपक्षी पार्टी इन बातों को भूल चुका है। अब ये कहते हैं मोदी जी के डिजिटल इंडिया में इनकी आवाज कम आ रही है, तो मैं बता दूं प्रितपाल जी को, मोदी जी के डिजिटल इंडिया में ही ये डिजिटली आप डिबेट कर पा रहे हैं, इससे पहले नहीं कर पाते थे यूपीए सरकार में। दूसरी बात, डीबीटी के माध्यम से जो वो कहते थे 85 पैसा रास्ते में खा जाते थे, आज 100% पैसा लाभार्थी के पास मोदी जी के डिजिटल इंडिया में पहुंच रहा है, जो राजीव गांधी जी नहीं पहुंचा पाए। केवल उसकी दलाली हो पाई, लेकिन उसे पहुंचा नहीं पाए। अर्थव्यवस्था पे हमारी बहन कहती है कि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो बता दूं कि जब इनकी सरकार थी हम 11वें पायदान पे थे विश्व की के अर्थव्यवस्था पे, आज हम 5वें पायदान पे आ गए हैं। ये इन्हें बता दूं, ये डॉलर के बनिस्बत रुपया कम होने की बात कर रहे हैं कि रुपया का भाव कम हो रहा है, तो इन्हें मैं बता दूं कि पौंड हमारे बनिस्बत दाम नहीं। देखिए प्रश्नों का जवाब दे दूं, नहीं तो कहेंगे कि प्रश्नों का जवाब सत्ता नहीं देती। नहीं, ये आपने बड़ा खुलासा किया कि डिबेट 2014 से ही चालू हुई है, उससे पहले डिबेट नहीं होती थी। लीजिए चंद्रशेखर जी, मुझे भी समय दे दीजिए। एक तरफा डिबेट नहीं होना चाहिए, मुझे भी समय दे दीजिए। अब आपको लगता है एक तरफा डिबेट हो रही है? सवाल आपसे करें, सवाल कांग्रेस से करें, कांग्रेस को लगता है। सवाल आम से करें, आपको लगता है। और आप बीजेपी से कर रहे थे, बीजेपी को लग रहा है भाई सुन लिया आपने, बयान तो सुन लीजिए। डिबेट में कम से कम प्रश्न का उत्तर तो सुन लीजिए। कवि सम्मेलन के लिए तो बैठे नहीं है, लेकिन वो भी सुना हमने। लेकिन तब मुद्दे के सम्मेलन हो गए, क्या बात है? बार बार कहते हैं राजा राजा। नहीं प्रितपाल जी, आपने जो प्रश्न किया 2014 में नरेंद्र मोदी जी इतनी आपने ये नया खुलासा कर दिया कि भाई 2014 के बाद डिबेट होने लगी। जब्त हो गई। आप लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जमानत जब्त हो गई, दोनों आजाद लगता है 2014 के बाद, वो उससे पहले गुलाम था। बातें आप लोग ठीक है प्रीतपाल जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए प्रीतपाल जी, सुन लीजिए एक बार शबनम पांडे जी का जवाब ले लीजिए, मैं आऊंगा आपका। चलिए शबनम जी जवाब दीजिए हाँ जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए। और बार जो राजा शब्द कहते हैं, अरे भाई जवाब दीजिए आप। वही मैं बता रही हूँ, बार जो राजा शब्द का इस्तेमाल होता है, तो जिस राजा को, राजवंश को सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पे एक पार्टी निकली ईडी के पूछताछ पे, उनसे पूछ ले कि इमरजेंसी किसने करा, तानाशाह राज किसने लाया, तब सत्याग्रह नहीं हुआ। 84 दंगा हुआ, तब सत्याग्रह नहीं हुआ। सत्याग्रह कब होता है? जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है। 8 साल में ने भी इसको वाजिब ठहराया, ये भी बता दूं मैं। फोटोशॉप नहीं करे। और बिल गेट्स अगर पहला अगर बड़ा उद्योगपति है, और हमारे देश का कोई उद्योगपति अगर उससे बड़ा निकल जाए, तो आपको पीड़ा क्यों होती है? ठीक है, कहीं ना कहीं देश की उन्नति होती है, रोजगार मिलता है। आपको 8 साल के कार्यकाल में बाद भी कांग्रेस को कोसना पड़ रहा है। आपके पास अपनी बात कहने के लिए कुछ नहीं है। आप आपातकाल पे जा रहे हैं, आप आपातकाल पे जा रहे हैं, आप एओ ह्यूम का नाम लेते हैं, एओ ह्यूम तक चले जाते हैं आप लोग। जो कारनामे करेंगे वो कमाल करते हैं भाई, कमाल करते हैं आप। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी, सदन में सवाल जनता के अगर नहीं हो पाएंगे, बार बार यही सवाल, तो फिर कहाँ होंगे? और क्या अगर इसी तरह सदन में निलंबन होता रहेगा तो क्या ये स्वस्थ परंपरा है? और क्या विपक्ष के नाम पर फिर लोकतंत्र बचेगा? चंद्रशेखर जी, देश का जो एक आम आदमी है, वो अपने वोट से एक सांसद बनाकर, एक विधायक बनाकर, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वहां पे भेजता है। वो चाहता है कि हम अपना रोजगार करें, आपको टैक्स दें,
आप उस टैक्स के माध्यम से हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, हमारी बहनों को, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को आप सुरक्षा दो। मगर उस संसद के भीतर अगर वो सांसद, जो चुना हुआ सांसद अगर कोई सवाल पूछे तो उसको निलंबन का पर वो सवाल पूछने का ढोंग अरे भाई अब देखिए, सुन लीजिए, आप सुन वहाँ पे लीजिए, अनुशासन सुन लीजिए। देखिए अब मैंने उनको भी रोका, आपको भी रोक रहा हूँ, सुन लीजिए भाई। आप मेरे बीच में बोल रहे थे, अरे भाई ठीक है, आप बोल दिया ना, आप मेरे बीच में बोले थे, आप मेरे बीच में बोले थे। ठीक है, आप ठीक है शबनम जी, सुन मेरी बात सुन लीजिए। देखिए प्रधानमंत्री पहली बात राजा नहीं है, मुख्यमंत्री राजा नहीं होता, वो चुना हुआ ये जिन्होंने बोला उसे बताइए। गया वो देश की व्यवस्था को बनाने के लिए भेजा गया। अभी इन्होंने कहा कि एक मैं कांग्रेस की सपोर्ट के लिए इस बात को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये दंश हमारे ऊपर भी है। ईडी की कार्रवाई हमारे भी नेता के ऊपर हो रही है, हमारे भी मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते हैं। मैं थोड़ा इनको याद दिला दूं, येदुरप्पा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने माना था कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया इन्होंने। बाद में जब देखा कि कर्नाटक से इनके पास सरकार नहीं बनने वाली, उसको फिर गोद में बैठा के दूध पिला के उसको मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। ईडी उसके बाद दोबारा पूछताछ नहीं कर रही। वही तो आपके मंत्रियों का क्या हाल है? ईडी पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज बोल दिया। बेलारी बंधु जो है उसको भी जायज बोल दिया। 16,500 करोड़ रुपए के घोटाला का ईडी ने इल्जाम लगा रखा है, उस पे कोई जांच नहीं होती। देखिए आम आदमी पार्टी पे तो इल्जाम ही इल्जाम है, आम आदमी पार्टी पे इल्जाम ही इल्जाम है। शबनम जी देखिए, शबनम जी देखिए, फिर ये चर्चा सार्थक नहीं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए शबनम जी, मैंने उनको भी रोका था, अब आपको भी रोक रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। अरे आप सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना, सुन लीजिए भाई। शबनम जी के बीच में मैं तुरंत चुप हो गया। शबनम जी आप पूरी बात सुन लीजिए, आप हमारी बहन है बड़ी जी। शिवराज सिंह जिसके ऊपर व्यापक का घोटाला लगा, जो ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं थे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वो देश के ऊपर पूरी तरह फैल चुके हैं, उनको इन्होंने सर्टिफिकेट दिया। शिवराज सिंह को ऊपर बार बार उसको बार बार मुख्यमंत्री बना रहे, कोई ईडी जांच नहीं करी। मुकुल राय जो टीएमसी का नेता हुआ करता था, जिसके ऊपर ईडी ने जांच बैठाई, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आए, ईडी ने उसको पूछना बंद कर दिया। रमेश पोखरियाल जो जी करते थे, जिस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं? अपनी मंशा बता दे। ईडी जिनसे पूछताछ कर रही है, उनके समर्थन में आप क्यों खड़े हैं? उनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? नहीं भाई, उनके समर्थन में आप भी खड़े हैं ना, उनके समर्थन में सत्ता भी खड़ी है, सत्ता भी खड़ी है उनके समर्थन में, उनके समर्थन में आप भी खड़े हैं। सारी लुप्त कर दी इन्होंने। तो शबनम बहन ये बताओ, तो आपकी आपके कपड़े सफेद हैं, समर्थन में आप क्यों खड़े हो? की आवाज बनना है, उसके सफेद पे दाग भरे पड़े हैं, ये नहीं चलने वाला। ईडी की अगर जांच कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल आप दे दो। मैंने इतने नाम आपको बताए हैं, सब पे बता रही हूँ, रखा था। जिस तरीके से दंगा होने पे कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी की एनजीओ के साथ मिलकर और मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई की, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। ये भ्रष्टाचारी लोगों ने, इन भ्रष्टाचारी लोगों ने जिस तरीके से गुजरात के दंगा में कॉन्स्पिरेसी किया और उस समय से लेके अब तक वो केस चला, क्या हुआ? 4,000 यूनिट मुफ्त दी जाती है, हवाई सेवाएं मुफ्त दी जाती है, करोड़ों रुपए की सुरक्षा प्रतिदिन पैसे से दी जाती है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे, उनका काम है कि देश हमारा सुचारू रूप से चले, देश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, देश में महंगाई कम हो, पंजाब और दिल्ली में सुचारू चला लीजिए। सिलेंडर का रेट ठीक है सुधा, मैं आऊंगा मैं प्रीतपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव गांधी कहा करते थे कि अगर मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे रास्ते में चोरी हो जाते हैं। तो आपको मैं आपके कान खोलने के लिए मैं बता दूं, आपके प्रधानमंत्री, तो मैं आपको बता दूं, डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा पहुंचता है और वो कहीं न कहीं आप लोगों की किरकिरी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के समय तो दिल्ली से श्रमिक भागे, महाराष्ट्र से श्रमिक भागे उत्तर प्रदेश की तरफ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक है भाई, ठीक है शबनम जी, प्रीतपाल जी,
शबनम जी, प्रीतपाल जी, शबनम जी, प्रीतपाल जी, शबनम जी, प्रीतपाल जी, मैं आऊंगा। बात कहना गलत बात है। ठीक है, भारत तब भी था, भारत आज भी है, भारत तब भी अखंडित था, आज भी अखंडित है, कोई उसको खंडित नहीं कर सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, आप भारत को तोड़ने का और इस तरह के जो सपने लेके भारतीय जनता बैठी हुई है, इसको खत्म कीजिए। ठीक है। सुधा मिश्रा जी, सवाल ये कि जो जवाब आना है वो जवाब नहीं आ रहा। शबनम जी लगातार ये कह रही हैं कि सारा आरोप आपका है, आप लोगों का है, सत्ता पक्ष बिल्कुल नियम से चल रहा है, सही कर रहा है। जी मैंने कहा ना चंद्रशेखर जी कि ये लोग रटी रटाई कुछ लाइनें सिखा दी गई हैं। हर प्रवक्ता के मुंह से आप यही सुनेंगे। इनका कोई भी जब भी बात होती है तो कांग्रेस कर लेंगे, एक बार कांग्रेस, 2 बार कांग्रेस, 3 बार कांग्रेस। अरे भाई सत्ता में हो, क्या कर रहे हो वो बता दो। उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, कोयलों की कीमतों में 300% बढ़ोतरी और जीएसटी लगने के बाद आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश विक एसोसिएशन ने प्रदेश के अक्टूबर में यहाँ ने ईंट के भट्टे बंद करने का ऐलान किया है। अब सोचिए अगर ईंट के भट्टे बंद हो जाते हैं, यहाँ के जो श्रमिक है जो दिहाड़ी लेके जीवन चलाते हैं, उनके ऊपर जो संकट आने वाला है इनकी वजह से, उसके लिए क्या कोई तैयारी है इनकी? इस पे कोई उत्तर नहीं होगा। अभी श्रमिकों की बात कर रही थी कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से छोड़ दिए और उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश का नहीं बोलते, भाजपा सरकार ने संभाल लिया। उत्तर प्रदेश में मैं भी रही हूँ मैम, और मैंने भी देखा है कि अगर सामाजिकता ना होती ना तो जो श्रमिक आए थे, कांग्रेस पार्टी तो कमरे से निकली नहीं और शबनम जी सुन लीजिए, देखिए सबको सुन लीजिए। शबनम जी, ना सदन में सुना जा रहा है, विपक्ष को नया सुना जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। शबनम जी, अगर विपक्ष को कहीं नहीं सुना जाएगा तो ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा बिल्कुल नहीं है। आपने विद्यार्थियों को जिस तरह इलाहाबाद पीटा है, आप लोग क्या बात करेंगे विद्यार्थियों और किसानों और श्रमिकों की? देखिए कांग्रेस पार्टी तो कोरोना के डर से दिल में घुसी हुई थी। ना प्रियंका गांधी दिखती थी, ना राहुल गांधी दिखते थे, दिल में घुसे हुए थे कोरोना के वक्त। और आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है। बाहर निकले शबनम जी, तब आपको समझ में आया कौन था कौन नहीं। ऐसा है, आप लोग ऐसी रूप से नहीं निकले, उसका रिजल्ट आपने देखा विधानसभा चुनाव में। इनको ऐसे आप लोग बीच में, यही है इनका चाल से चेहरा यही है कि सही बात शबनम जी सुन लीजिए भाई। शबनम जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप विपक्ष को कहीं नहीं सुन रहे। जनता ने आपको रिजल्ट दिया चुनाव में, शबनम जी, बातों को आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर विपक्ष को आप कहीं नहीं सुनेंगे तो कहीं ये फिर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं। अगर ये बोल रही है तो जवाब मिलना चाहिए भाई। ऐसी कमरे से लेकिन जवाब के लिए मैं आपको जवाब के लिए क्रम को तो इंतजार कीजिए। आप बीच में जवाब देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। मैं आपसे जवाब लूंगा बिल्कुल। सुधा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। इन लोग का जो ये तरीका है कि जो ये कहते हैं वो वेद वाक्य, बाकी जो कुछ कोई कहता है वो सब गलत वाक्य। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं महाराष्ट्र की तरह, तब तो हम एकदम शुद्ध है, पाक है, शुद्धिकरण हमारा हो गया। लेकिन हम सही बात बोल देंगे तो ये डराने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, चुपचाप सुन लीजिए। अरे भाई चुपचाप क्यों सुन ले? ना तो हम बोलने में सक्षम नहीं है, क्या सुनने में सक्षम नहीं है, क्या हमें दिखाई नहीं पड़ता है? सही बात दिख रही है तो बोला जाएगा। आपके चुपचाप कहने से न कोई सुनेगा, न कोई चुप रहेगा, न आंखें अपनी बंद कर लेगा कि सही गलत में फर्क। मैंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश वित्त कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है अक्टूबर से बंद करने का। आप लोग कुछ प्लान है उसके लिए? कुछ आप करने वाले हैं? सिर्फ कोयले का दाम बढ़ा दिया, जीएसटी लगा दिया, उसके बाद श्रमिकों को क्या होगा? कोई उत्तर आपके पास नहीं है। आप कहोगे कांग्रेस जिम्मेदार है पिछले 8 साल के पहले जो किया है। अरे कम से कम 8 सालों में आप लोग हो, ये 8 सालों में बच्चा बढ़ के बड़ा हो जाता है, पैरों पे चलने लगता है और दौड़ने लगता है, क्लास में टॉप करने लगता है। और आपका 8 साल का बच्चा जो आप देख रहे हो वो चल भी नहीं पा रहा है। आप दोष दे रहे हो कि नहीं हम कैसे कर पाएंगे, इन लोगों ने कुछ किया नहीं। 8 साल से सरकार में होने के बाद जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप बोलने दो, जो आप चुप करना चाहते हो आप सुनो, आप जो सुनना नहीं चाहते हो आप देखो हकीकत की जमीनी स्तर पे आके कि आखिर में जनता चाहती क्या है। जीएसटी का जो आपने महंगाई पे जो रूप लगाया है, दूध दही और आटे से सीधे अंतिम संस्कार तक, जो इस देश में कभी नहीं हुआ था, आपने वो भी कर दिया। और सवाल करने पे कहते हैं कांग्रेस ने किया हुआ है। कम से कम जनता की बातों तक तो आप सुनने की कोशिश करिए। सुनने के लिए कानों में रुई तो निकालिए, कम से कम उस कष्ट को महसूस तो करिए। ठीक है सुधा जी, मैं आऊंगा आपके पास।
शबनम जी, सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष बराबर का हुआ करता था तब भी सरकारें चली, अभी वर्तमान में जो विपक्ष है वो बहुत कमतर है, सत्ता पक्ष बहुत बड़े उस पे संख्या बल पे है। बावजूद इसके आप विपक्ष को सुन भी नहीं रहे हैं और सुनने की इच्छा भी नहीं रखते हैं और लगातार क्या निष्कासन ही होते रहेंगे? तो क्या लगता है आपको कि सदन ऐसे ही चलता रहेगा और ये नुकसान किसका हो रहा है? जी, आप बार बार अगर इस बात को कहते हैं तो एक बार दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या हमारे संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं राज्यसभा और लोकसभा को, क्या इस अराजकता के लिए नहीं दी गई है शक्तियां? मैं तो दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि यूपीए 2 में आपने 68% समय बर्बाद किया। मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ। इसका मतलब ये भी बर्बाद करें? अभी तो अब आपके ऊपर आई तो आपने कहा ये भी बर्बाद करें। क्यों? आपके तो बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि ये भी नई संसदीय प्रणाली है, ये भी संसदीय नई प्रणाली है, ये आपके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा भाई, और अब आप कह रहे हैं कि ये भी करें। क्यों? किसी पार्टी के नहीं है। हाँ, तो भाई सवाल नहीं करें क्या आपसे? पहले विपक्ष ने जो किया, क्या आप उसी को सही समझते हैं? वही आप आदमी होना चाहिए। आप कहाँ ये साझा एक रणनीति तय कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक। देखिए, जो चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहे हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा अच्छा, एक बात बताइए, आज एक बात बताइए, संजय सिंह क्या गलत पूछ रहे थे? संजय सिंह क्या गलत पूछ रहे थे, बताइए जरा। संजय सिंह कोई गलत सवाल पूछ रहे थे? संजय सिंह गलत सवाल पूछ रहे थे क्या? संजय सिंह गलत सवाल पूछ रहे थे? संजय सिंह गलत सवाल पूछ रहे थे? मैंने कभी बोला या हमारी पार्टी ने बोला? निष्कासन क्यों मैं हुआ? यही जानना चाहती हूँ, क्या थप्पड़ मारकर सवाल पूछा जाता है या जगह पे खड़े होकर सवाल पूछा जाता है? कागज फेंक कर सवाल पूछा जाता है या जगह पे खड़े होकर सवाल पूछा? ये शक्तियाँ क्यों बनाई गई हैं? इसको आप बताइए। आज आप सत्ता में है ना? आपने ऐसी व्यवस्था क्यों खड़ी कर दी कि थप्पड़ मारने की व्यवस्था आ रही है? आप श्रीलंका जैसे हालात क्यों देश में पैदा करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं सड़कों पे आ जाओ, थप्पड़ मारने को उतारू हो जाए। कमजोर क्यों है? उसकी वजह का भी घर चलाया गया। कमजोर होने की वजह कोई और नहीं होता। आप ऐसे हालात देश में क्यों पैदा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार सवाल का जवाब सवाल से क्यों भागते हो? के साथ खड़ा भारतीय जनता पार्टी सवाल से क्यों भागती है? खिलाफ बोलना भारतीय जनता पार्टी सवाल से क्यों भागती है? किया है। क्योंकि उसके जब पास माफियाओं जवाब की नहीं है। 1000 करोड़ की क्योंकि उसके संपत्ति पास है, जवाब नहीं है। तो ये माफियाओं से आपकी पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसीलिए भागते हो आप। से 1 करोड़ आपके पास जवाब हो तो जवाब दो। भागने वाली कौन सी बात है? आयुष्मान भारत में हम 5 लाख की बिजली देते हैं तो ये इसके खिलाफ, हम मुफ्त खाद्यान्न देते हैं तो ये खिलाफत। तो ये तो भ्रष्टाचारी अपराधियों के साथ और कहते हैं इनकी वाक की वेद वाक। आयुष्मान योजना के तहत अगर ऊपर होगा तो इलाज नहीं मिलेगा, मोबाइल होगा तो इलाज नहीं मिलेगा, फ्री होगा तो इलाज नहीं देखिए, मिलेगा। मैं आपको शबनम जी बता दूं, शबनम जी, अपना तो अरविंद केजरीवाल है। शबनम जी, के बाद में एक शबनम जी, इलाज जो है शबनम वो जी, दिल्ली की सरकार को दे रहा है। तो आयुष्मान योजना तो पूरी तरह फ्लॉप है आपकी। करना नहीं चाहते सदन में, योजना पूरी तरह से फ्लॉप। क्या आप आंकड़े दे पाएंगी? सदन चले 2020-2021 के आंकड़े दे पाएंगी कि आयुष्मान योजना के तहत कितने लोगों ने इलाज लिया? बोलते रहिए। आप आंकड़े दे पाएंगी चैनल पे? पाल जी, आप 2020-2021 में आयुष्मान योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला? यही आप आंकड़े यहाँ दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी, क्योंकि लोगों के पास फ्रिज था, टीवी था, मोबाइल था, घर था, उनको आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं मिला। ठीक है। आयुष्मान योजना फ्लॉप योजना है। सिर्फ कोरोना के समय में आपकी दिल्ली में गलत ऐप बना के लोगों को इलाज नहीं मिलता था। उदाहरण है मेरे पास। आयुष्मान योजना अपने में एक बहुत बड़ा घोटाला है। इससे अच्छा तो अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ का इलाज दे रहा है। घोटाला तो आप लोग कर रहे हैं, झूठ बोलकर चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव जीतते हैं तो
प्रधानमंत्री के पास धन लेने चले जाते हैं पूछते हो और चुनाव से पहले कहते हैं धन का प्रबंध हमारे पास है। इलाज देते हो। अब बताओ, किसी के पास मोबाइल भी ना हो, किसी के पास फ्रिज भी ना हो, अन्ना जी के साथ केजरीवाल आंदोलन करते हैं और कहते हैं मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, राजनीति में आते हैं कहते हैं मैं गाड़ी नहीं लूंगा और बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी खरीदते हैं अपने परिवार ठीक है। कौन सा गलत प्रश्न पूछ रहा हूँ? ठीक है भाई, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन साझा रणनीति तय नहीं हो पा रही है और ये समय सदन का भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और सवाल जनता के अधूरे रह जाएंगे। शबनम पांडे जी, प्रीतपाल सलूजा जी, सुधा मिश्रा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए। समय धीरे धीरे बीत रहा है और ये समय सदन का भी बीत जाएगा। रह जाएंगे तो बस निष्कासन और अनसुलझे सवाल, या जो सवाल जनता के थे लेकिन सदन तक नहीं पहुंच पाए या सदन में बोल नहीं पाए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN।